तो साथियों, मैं मीनाक्षी शुक्ला एक बार पुनः आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म टारगेट विद केसीएच में। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं हम संस्कृत की क्लास को और कई साथी हमारे लाइव आ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज संस्कृत की प्रश्नावली कैसी होती है और कौन कौन से प्रश्न हमें इसमें बहुत ही ज्यादा फंसाने वाले। तो कई हमारे साथी लाइव आ चुके हैं और शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। एक मिनट, क्लास को स्टार्ट करने से पहले चलिए आज की क्लास का पहला प्रश्न है, कहता है संस्कृत साहित्य में किस कवि की रचना को विद्वत्सोधम कहा गया है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। कहता है संस्कृत साहित्य में किस कवि की रचना को विद्वत्सोधम कहा गया है। यानी अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर कहता है कि ऐसी कौन सी रचना है, किस कवि की रचना है जिसको विद्वत्सोधम कहा गया है। यानी यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि विद्वत्सोधम का मतलब होता है विद्वानों के लिए औषध, विद्वानों के लिए औषध, विद्वानों के लिए औषध। विद्वत विद्वत मतलब विद्वत, विद्वत होता होगा ना। विद्वत से, विद्वत किसे कहते हैं, विद्वान। और यहाँ पर क्या हो गया, औषध। कहते हैं किस रचना को विद्वानों के लिए औषध माना गया और ये किस कवि को कहा जाता है। कहते हैं भारवी भास, कालिदास या श्रीहर्ष। तो आप में से कई हमारे साथियों के आंसर आ रहे हैं, कई साथियों के आंसर आ रहे हैं डी। चलिए देखिएगा, राइट विकल्प आप सभी का डी ही होगा। कैसे, श्रीहर्ष के द्वारा लिखा गया है नैषधीय चरितम। क्या लिखा गया है, नैषधीय चरितम। और नैषधीय चरितम को ही विद्वानों के लिए औषध माना गया है, विद्वानों के लिए औषध माना गया है। अगर बात करें कि इसमें कितने सर्ग हैं, तो इसकी सर्ग संख्या कितनी है, 22 है। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन चला जाएगा डी के साथ, श्रीहर्ष हो जाना है, श्रीहर्ष हो जाएगा। अगला कहता है धूता पात्र है। कहता है धूता किसकी पात्र है, मृच्छकटिकम की, मुद्रा राक्षस की, मालविकाग्निमित्रम की या मालती माधव की। देखिएगा, कल हमने आपको ये बताया था कि चारुदत्त की पत्नी, चारुदत्त की पत्नी है, चारुदत्त की पत्नी का नाम क्या था, था। कल ये बात हमने बताई थी कि एक नाटक लिखा गया है चारुदत्त और वह एकांकी नहीं है। ये किसने लिखा था, भास ने लिखा था। कल ये बात हमने आपको बताई थी कि नहीं बताई थी, बताई थी। अब आज आपको क्या याद रखना है, देखिएगा साथियों, जो धूता पात्र है वो मृच्छकटिकम का भी है। किसका है, मृच्छकटिकम का है। मृच्छकटिकम का जो नायक होता है, नायक चारुदत्त होता है। कौन होता है, चारुदत्त होता है। और इसकी जो पत्नी होती है, यानी अगर हम बात करें नायिका कौन होती है, तो नायिका धूता होती है। नायिका कौन होती है, धूता होती है। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या चला जाएगा, ए चला जाएगा, मृच्छकटिकम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मृच्छकटिकम हो जाएगा। विकल्प आपका ए चला जाना है। तो अगर पूछा जाए धूता किसकी पात्र है, तो आप क्या कहोगे, मृच्छकटिकम की पात्र है। किसकी है, मृच्छकटिकम की पात्र है। ये विकल्प मेरे साथियों राइट हो जाएगा। देखिएगा, मृच्छकटिकम को लिखा किसने है, मृच्छकटिकम को शूद्रक ने लिखा है। इसमें साथियों 10 प्रकरण है। क्या है, 10 प्रकरण है। ये बात भी आप याद रखना। यहाँ पर विकल्प क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मालती माधव की अगर हम बात करें, किसने लिखा है, भवभूति ने लिखा है। किसने लिखा है, भवभूति ने लिखा है मालती माधव। मालविकाग्निमित्रम किसने लिखा है, कालिदास ने लिखा है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है गंगा यमुना के संगम का वर्णन। बहुत बढ़िया प्रश्न है। गंगा और यमुना के संगम का वर्णन कहाँ से प्राप्त होता है, आपको बताना है। गंगा और यमुना, जैसे अभी कुछ दिन पहले हमने बताया था तमसा और मुरला क्या थी,
ये नदियां अधिष्ठात्री थी, यानी नदियों की देवी थी। ये नदियों के रूप में देवी थी। इनका वर्णन अभिज्ञान शाकुंतलम में हुआ था। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि गंगा और यमुना के संगम का वर्णन कहाँ से प्राप्त होता है। पहला कहता है रघुवंशम से, किरातार्जुनीयम से, कादम्बरी से, हर्षचरित से। विकल्प क्या जाएगा? रघुवंशम चला जाएगा, ए विकल्प हो जाएगा। रघुवंशम में साथियों 31 राजाओं का वर्णन है। 31 राजाओं का वर्णन है। रघुवंशम की अगर हम बात करें तो रघुवंशम को सूर्यवंशम या इक्ष्वाकु वंश भी कहा गया है। रघुवंश की अगर हम बात करें तो रघुवंशम को कालिदास द्वारा लिखा गया है। इसमें 19 सर्ग हैं और 15, 6, 9 ये इसमें श्लोक है। क्या है ये इसमें श्लोक? यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? ये विकल्प हो जाएगा रघुवंशम हो जाएगा। रघुवंशम हो जाना है। अगला क्वेश्चन कहता है महाकवि कालिदास द्वारा विरचित नाटक है। अब देखिएगा कालिदास ने कितने नाटक लिखे, सभी लोग बताएं। कालिदास ने कितने नाटक लिखे हैं? 3। कौन कौन से? सबसे पहला है मालविकाग्नि मित्रम, मालविकाग्नि। दूसरा लिखा है विक्रमोर्वशीयम, विक्रमोर्वशीयम। ठीक है। तीसरा क्या लिखा है? तीसरा लिखा है साथियों विक्रमोर्वशीयम। तीसरा क्या लिखा है? अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम। जिसमें जो अभिज्ञान शाकुंतलम है वह विश्व प्रसिद्ध नाटक है। विकल्प क्या जाएगा? मालविकाग्नि हो जाएगा। ये दोनों महाकाव्य हैं और मेघदूत है वह खंड काव्य है। विकल्प क्या जाएगा? मालविकाग्नि मित्रम चला जाएगा। मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कथा है। मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कथा है। विकल्प आपका क्या चला जाएगा? सी विकल्प हो जाएगा। क्या जाएगा? सी विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है नीति मार्गा के ना परिलंघति। कहता है नीति के मार्ग को के ना कौन नहीं लांघता है। नीति के मार्ग को कौन नहीं लांघता है? जना, सेवका, कुलीन, बालक। लोग, दास यानी नौकर, कुलीन यानी जो अच्छे कुल के लोग होते हैं, या बच्चे नहीं लांघते हैं। विकल्प क्या हो जाएगा? याद रखना नीति मार्ग को साथियों कुलीन लोग कभी नहीं लांघते। ये नीति के राह पर चलते हैं। और ये किसमें कहा गया है? नीति शतक में कहा गया है। नीति शतक की अगर हम बात करें तो नीति शतक में साथियों नीति के 100 श्लोक है। नीति के 100 श्लोक हैं और ये नीति शतक जो है वो एक तरह से मुक्तक काव्य है। क्या है? मुक्तक काव्य है। आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है निम्न में कौन सी कृति भर्तृहरि की नहीं है? तो देखिएगा कहता है वैराग्य शतम है, नीति शतकम ये भी है, वाक्यपदीयम ये भी है। कौन सी नहीं है? पंचतंत्र नहीं है। पंचतंत्र साथियों पंचतंत्र विष्णु शर्मा, पंचतंत्र विष्णु शर्मा की है। जिसमें पशु पक्षियों की कहानी के माध्यम से, पशु पक्षियों की कहानी से के माध्यम से दूसरे लोगों को ज्ञानप्रद बातें समझाई गई हैं। ज्ञानप्रद बातें समझाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर आपका विकल्प क्या चला जाएगा? विकल्प मेरे साथियों पंचतंत्र हो जाएगा। इसने लिखा है विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में विदूषक है। अब जैसे ही विदूषक आया, विदूषक मतलब राजपाल यादव यानी हास्य कलाकार। क्या है? हास्य कलाकार। तो कहता है कि जो अभिज्ञान शाकुंतलम है उसमें हास्य कलाकार कौन है? वसंतक है, मैत्री है, माधव्य है, या इनमें से कोई नहीं। सी विकल्प चला जाएगा। माधव्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माधव्य हो जाएगा। चलिए तो क्या हो जाएगा फटाफट बताइएगा।
क्या हो जाना है। अब देखिएगा यहाँ पर राइट विकल्प हो जाएगा माधव्य। क्या हो जाएगा? माधव्य हो जाएगा। क्लियर? चलिए विकल्प आपका क्या जाएगा? सी विकल्प आपका राइट हो जाना है। सी विकल्प राइट हो जाना है। अच्छा, अभी हमने 2 दिन पहले आपको एक रचना बताई थी कि कौन सी रचना विदूषक रहित है। जल्दी से बताइएगा कौन सी रचना मेरे साथियों बिना विदूषक की है? कौन सी रचना बिना विदूषक की है? जल्दी से बताइएगा किस रचना में विदूषक का प्रयोग नहीं हुआ है? देखिएगा जैसे यहाँ पर बात की गई अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में विदूषक इसमें नहीं है, तो इसमें तो विदूषक माधव्य है। अभी हमने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि जो उत्तर रामचरितम है, उत्तर रामचरितम है, उत्तर रामचरितम जो रचना है वो करुण रस से भरी हुई है। अब जब इसमें करुण है यानी शोक रस का प्रदान है, तो इसमें विदूषक नहीं है। इसमें विदूषक नहीं, यह बात याद रखना, इसमें विदूषक नहीं है। तो विकल्प क्या चला जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है नीति शतक किस प्रकार के काव्य के अंतर्गत आता है? गद्य काव्य, मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य, इनमें से कोई नहीं। याद रखना है जो अगर साथियों आपसे नीति शतक पूछा गया तो अभी हमने बताया, क्या बताया था कि जो नीति शतक है, नीति शतक में नीति के 100 श्लोक है। कितने हैं? नीति के 100 श्लोक है। नीति शतक में कितने हैं? नीति शतक में नीति के 100 श्लोक है। ठीक है। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि वह किस प्रकार का काव्य है। पूछा गया है वह किस प्रकार का काव्य है। तो देखिए गद्य है, मुक्तक है या प्रबंध है। तो यहाँ पर अभी हमने बताया था मुक्तक काव्य है। अब मुक्तक काव्य किसे कहते हैं? आपके दिमाग में ये आया होगा कि मुक्तक काव्य किसे कहते हैं। तो देखिएगा जिस काव्य में ना तो वर्ण की ओर ध्यान दें और ना मात्रा की ओर ध्यान दिया जाए, तो वह आपका मुक्तक काव्य होगा। तो ये भी एक तरह का क्या है? मुक्तक काव्य है। यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? बी विकल्प चला जाएगा। इसमें 100 श्लोक हैं और 100 श्लोक किसने लिखे हैं? भर्तृहरि के द्वारा लिखे गए हैं। ये विकल्प भी ऐड कर दीजिएगा, बी विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है किस शब्द का अर्थ पर्वत नहीं है? शिखा का अर्थ होता है चोटी, पर्वत का अर्थ पर्वत होता है, शैल का होता है गिरी होता है, पहाड़ होता है, भूधर होता है ना। ये सभी के सभी क्या होते हैं? सभी के सभी पर्वत के पर्यायवाची होते हैं। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? शिखा। शिखा का मतलब होता है शिखर या चोटी। जो पर्वत का सबसे ऊपर भाग होता है उसको शिखा या चोटी कहते हैं। ये विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है अतएव का अर्थ क्या है? इसलिए, प्रकरण, जैसे या वैसे। विकल्प क्या हो जाएगा? इसलिए हो जाएगा। अतः मतलब इसलिए, एव मतलब ही, इसीलिए ही, इसलिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है अपर और अपार। अब देखिएगा कहते हैं अपर, अपर कहा जाता है दूसरे को, अपर भी दूसरे को कहा जाता है, अपर भी दूसरे को कहा जाता है ना। जैसे परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। तो ये जो पर है, पर किसको कहा जाता है? दूसरे को कहा जाता है। ठीक है। अब दूसरा आता है अपार। अपार का मतलब कहते हैं आ का मतलब होता है नहीं और पार मतलब होता है पार। जिसको पार नहीं किया जा सके, जिसको पार नहीं किया जा सकता है, इसका मतलब सीमित होता है। क्या होता है? सीमित होता है। तो देखिएगा कहता है यहाँ पर इत्र और असीमित नहीं होगा, इत्र तो नहीं होता है। अब दूसरा क्या कहता है? कहता है अपना और पराया। भैया अपर का मतलब तो दूसरा होता है। कहता है दूसरा, बिल्कुल सही, असीमित दूसरा। शी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है मम शब्दस्य मूल रूपम किम। अब देखिएगा अगर कभी आपसे पूछा जाए त्वम शब्द, जैसे ही त्वम आया तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो?
त्वम। कल बताया था अंग्रेजी में त्वम को हम क्या कहते हैं, यू कहते हैं। तो युष्मद के जो रूप होते हैं वो कैसे चलते हैं, तुम से चलते हैं। युष्मद के रूप कैसे चलते हैं, तुम से चलते हैं। अब अगर हम बात करें अहम, अहम की बात करें, मम की बात करें, तो इनके रूप कैसे चलते हैं, अस्मद से चलते हैं। किससे, अस्मद से चलते हैं। अब यहाँ पर क्या कहता है, कहता है युष्मद, अस्मद, एतद, एतद से सा चलता है, सा और सा चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर युष्मद यू, यू से तुम के रूप चलेंगे और अस्मद से मम या अहम के रूप चलेंगे। किसके चलेंगे, अहम के रूप चलेंगे। तो यहाँ पर मम कह रहा है बी विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन फटाफट बताइएगा। कहता है नौ पलास, पलास वनम में अलंकार है। पहला कहता है श्लेष, दूसरा कहता है यमक, तीसरा कहता है अनुप्रेस, अनुप्रास और चौथा कहता है उत्प्रेक्षा। तो यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, कहता है नव पलास, पलास वनम में अलंकार है। अब देखिएगा नव पलास, नव पलास का क्या है, पलास वनम। अब ध्यान दीजिएगा साथियों, पलास कहते हैं, पलास का एक पौधा होता है जिसको आप लोग ढाक भी बोलते हो। तो नया मतलब, नौ मतलब होता है नया, पलास मतलब पलास, यानी नया पलास, नए पलास का पौधा, ठीक है, पलास वनम। और ये क्या है, कहता है पलास वनम, यानी यहाँ पर इसका अर्थ है पलास का जंगल। यानी पहला जो पलास है, पलास कहते हैं, पलास पत्ते को भी कहते हैं, यानी यहाँ पर हो जाएगा नया पत्ता, और यहाँ पर हो जाएगा पलास फूल जो आता है ना, पौधा, पलास पौधे का जंगल। तो यहाँ पर पलास के दो अर्थ निकलते हैं, एक पलास का अर्थ पत्ता होता है और दूसरे पलास का अर्थ पलास का जंगल होता है। अब यहाँ पर क्या कहता है आपको बताना है इसमें अलंकार कौन है, श्लेष, यमक, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा। बी हो जाएगा, जहाँ पर पहले पलास का अर्थ पत्ता बताया जाएगा और दूसरे पलास का अर्थ पौधा, यानी जिसमें लाल टेशु नहीं होता है, लाल लाल जिसके फूल होते हैं, बस वही। यहाँ पर विकल्प क्या जाएगा, बी चला जाएगा। आपने सुना होगा फूल्यो देख पलास मन, समुझ सके दावाग्नि, है ना। तो ये एग्जाम्पल भी है, किसका है, भ्रांतिमान का अलंकार है। तो यहाँ पर भी नव पलास मतलब नया पत्ता और पलास वन का मतलब होता है पलास का जंगल। अगला क्वेश्चन कहता है अहिंसा परमो धर्मा, ये वाक्य लिया गया है, कहता है वेद से, गीता से, रामायण से या महाभारत से। विकल्प क्या हो जाएगा, डी विकल्प हो जाएगा महाभारत। कहता है अहिंसा, आ मतलब नहीं, हिंसा मतलब मारो, किसी भी जीव को मारना नहीं चाहिए, परमो धर्मा, यही हमारा सबसे बड़ा धर्म होता है। लोग पुण्य कार्य करते हैं, दान देते हैं, है ना, दूसरों को, खुद दूसरों को खिलाते पिलाते हैं, लेकिन क्या करते हैं कि दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, जीवों की हत्या करते हैं। तो याद रखना, अगर आप किसी भी जीव की हत्या नहीं करते हैं तो ये सबसे बड़ा धर्म है। आपको कोई भी व्रत रखने की आवश्यकता नहीं है, आपको कोई भी दान देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप अपने माँ बाप का सम्मान करते हैं तो आपको किसी भी भगवान की पूजा करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर क्या कहा गया, ये जो वक्तव्य है ये महाभारत से लिया गया है, डी विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहते हैं सुक्रम शब्द का विपरीतार्थी शब्द क्या है। अब देखिएगा यहाँ पर लिखा है शुक्रम, क्या लिखा है, शुक्रम, यानी सु में क्या लगा है, कर्म लगा है, कर्म का मतलब होता है कर्म यानी क्रिया। अब यहाँ पर आपको क्या बताना है, इसका विपरीतार्थी बताना है, यानी विलोम बताना है। तो सुकर्म का मतलब क्या होता है, अच्छे कर्म, क्या होता है, अच्छे कर्म हो जाएगा। अब अगर हम इसका अपोजिट पूछे, क्या पूछे, इसका अपोजिट पूछे, तो आप इसका अपोजिट क्या करोगे, इसका अपोजिट क्या बताओगे। तो देखिएगा यहाँ पर दुष्कर्म, कुकर्म, सुकर्म, निष्कर्म, ये दो तो नहीं होंगे, या तो कुकर्म होगा या दुष्कर्म होता है। तो दुष्कर्म क्या होता है, दुष्कर्म होता है अगर किसी के को आप बलपूर्वक, बलपूर्वक अगर किसी के साथ आप गलत कार्य करते हैं बलपूर्वक, तो ये दुष्कर्म होते हैं। जब बलपूर्वक आप किसी को मारते हो, पीटते हो, वो दुष्कर्म होते हैं। लेकिन अगर हम कुकर्म की बात करते हैं तो कुकर्म किसे कहते हैं, कुकर्म कहते हैं खराब काम।
यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुकर्म हो जाएगा। राइट विकल्प आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है मारतंड शब्द का पर्यायवाची है। अब देखिएगा यहाँ पर जैसे कहा गया मारतंड कहा गया ना, अब मारतंड किसे कहते हैं, मारतंड कहते हैं सूर्य को। सूर्य का देखिएगा पिछला प्रीवियस पेपर उठा के देखिएगा हिंदी का, तो हिंदी के पेपर में लगातार सूर्य के पर्यायवाचियों से प्रश्न पूछा गया है। एक तो आग के और दूसरे सूर्य के। तो यहाँ पर सूर्य को क्या कहते हैं, सूर्य को हम दिनकर कहते हैं, सूर्य की वजह से दिन होता है, दिन करने वाला। इसी को हम दिवाकर कहते हैं। इसी को हम भानु कहते हैं। इसी को हम रवि कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। इसी को हम अर्कजा भी बोलते हैं। इसी को हम अंशुमाली भी बोलते हैं ना। कई सूर्य के हैं जितने भी जो मार्तंड बोलते हैं, यानी जितने भी जब आप सूर्य मंत्र होता है ना, तो उस मंत्र में सूर्य के अनेकों नाम आते हैं। तो यहाँ पर भी मार्तंड शब्द का पर्यायवाची पूछा, कहता है चंद्रचूड़, चंद्रमा चूड़े में है जिनके, अर्थात भगवान शिव होगा नहीं होगा। निशा कर रात करने वाला, निशा रात को कहते हैं, रात को कौन करता है, चंद्रमा करता है, ये भी नहीं होगा। अंशु माली ये हो जाएगा। सुधा का अंश किसे माना गया है, चंद्रमा को माना गया है। सी विकल्प हो जाएगा, सी विकल्प हो जाएगा। क्लियर, सभी को यहाँ तक क्लियर, किसी कोई डाउट? चलिए बहुत अच्छे। अगला कहते हैं अनुगच्छति इत्यत्र का अर्थ, जल्दी से बताइएगा। कहता है यहाँ पर कि आपको बताना है अनुगच्छति। अब देखिएगा इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी आपसे आपको क्वेश्चन भी वही होगा और अर्थ भी वही होगा, लेकिन आपको समानार्थी एक तरह से निकालने होंगे। कहते हैं अनु मतलब होता है पीछे पीछे, जैसे अनुचर होता है तो वैसे ही पीछे पीछे। गच्छति मतलब जाता है, पीछे पीछे जाता है, आपको बताना होगा। कहता है अग्रता गच्छति आगे जाता है, पृष्ठता गच्छति पीछे जाता है, दक्षिण भागे दक्षिण भाग में, वाम भागे बाएं भाग में, क्या होगा, भी हो जाएगा, पृष्ठता गच्छति हो जाएगा, पृष्ठता गच्छति हो जाना है। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं बालक शीघ्रम धावती, यहाँ धावती लिखा है, आप इसको सही कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा, धावती हो जाएगा। धावती का मतलब गाँव होता है, धावती। अब देखिएगा बालकम मतलब क्या होता है, बालक, और शीघ्रम का मतलब होता है जल्दी, और धावती का मतलब होता है दौड़ता है। कहते हैं बालक जल्दी दौड़ता है, इसमें शीघ्रम पद में क्या होगा। अब देखिएगा अगर बालक है तो संज्ञा है, बालक है तो क्या है, संज्ञा है। अगर धावती है तो क्या है, क्रिया है, क्या है, क्रिया है। अब बचा क्या, जल्दी ही तो बचा है, जल्दी क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। कैसा क्रिया विशेषण हो जाएगा, रीतिवाचक हो जाएगा। जल्दी देर है ना, ये रीतिवाचक हो जाएगा। ए विकल्प आपका राइट हो जाना है, ए विकल्प राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहते हैं कमला अध्ययने निपुण। अब देखिएगा यहाँ पर क्या कहता है, कमला, कमला का अर्थ क्या होता है, कमला का अर्थ कमला होता है। कहता है अध्ययने, अध्ययन में निपुणा मतलब निपुण। अब देखिएगा यहाँ पर लिखा है असी, तो जब आप असी के रूप चलाते हो, अस्ति स्था संति, यानी अस्ति के रूप कैसे चलते हैं, देखिएगा सबसे पहले कहता है अस्ति प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और एक वचन अस, अस्ति द्विवचन बहुवचन। अब यहाँ पर कमला, एक बात बताओ कमला कितनी है, कमला नाम है, तो जितने भी नाम होंगे वो प्रथम पुरुष एक वचन में आएंगे, प्रथम पुरुष एक वचन में आएंगे। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, अस्ति, तो आप भी क्या करोगे, बी लगाओगे। अस्ति स्था संति, अगर कोई दो लोग होते, जैसे मान लीजिए यहाँ पर होता कमला और मोहन, दो लोग होते तो स्था लगाते, और कमला के साथ कई लोग होते तो हम क्या लगाते, संति लगाते। ठीक है, तो अस्ति स्था संति। अस्ति कहाँ पर आएगा, मध्यम पुरुष एक वचन में आएगा, और अस्ति कहाँ आएगा, उत्तम पुरुष एक वचन में आएगा। अस्ति स्था
अस्थिस्त अस्थिस्त अस्मि स्वाहा, हाँ ये रहता है। तो यहाँ पर आपका क्या चला जाएगा, विकल्प मेरे साथियों बी हो जाएगा, जिसका अर्थ होता है क्या होता है होता है। अगला क्वेश्चन कहता है अप्यस्ति पद में प्रयुक्त उपसर्ग। क्या पूछ रहा है, उपसर्ग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, उपसर्ग। कहता है अप्यस्त, और इस अप्यस्ति में आपको क्या बताना है, उपसर्ग बताना है। उपसर्ग हमेशा कहाँ आता है, प्रारंभ में आता है। उपसर्ग कहाँ आता है, प्रारंभ में आता है। अब देखिएगा, जैसे आपने देखा अप्यस्त, यहाँ पर क्या है, या से पहले आधा है, या ई में बदल जाएगा, और अगर आ के साथ कोई स्वर नहीं है तो आ हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अस्थि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अस्थि हो जाएगा। अब जो या है, या से पहले पा है, तो पा में क्या जुड़ जाएगा, ई की मात्रा जुड़ जाएगी, क्या होगा, पी हो जाएगा। आगे आ है तो क्या हो जाना है, अपी धन अस्थि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपी धन अस्थि हो जाएगा। अपी धन अस्थि हो जाएगा। यहाँ पर आपका विकल्प क्या हो जाएगा, वी विकल्प आपका राइट रहने वाला है। वी विकल्प आपका राइट होने वाला है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई सभी के, किसी कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एको न चत्वारिंशत कहते हैं। एको न चत्वारिंशत कहते हैं। अमिता जी कह रही हैं कि इनकी सिस्टर ने हिंदी हमसे पढ़ी थी, और अभी आई होप केबीएस के पेपर में जो हिंदी आई थी उसमें उसका अच्छा स्कोर हिंदी में रहा है। साथियों अभी तो आपने हिंदी का हमसे पढ़कर और पेपर दिया है ना, टेट आने दो, सुपर टेट आने दो, तब आप स्कोर अपना बताना। सभी में होता क्या है कि आपने जीएस हमसे इतना नहीं पढ़ा है, और आप पढ़ते भी इतना मन से नहीं हो। हम आपसे प्रॉमिस करते हैं अगर आप थ्योरी पढ़ेंगे और थ्योरी पढ़ने के बाद पेपर देंगे तो ही जीएस का तभी कहा जा सकता है। क्यों, क्योंकि जीएस अथाह है, जीएस में छोटे छोटे पॉइंटों से प्रश्न बन जाते हैं। तो अगर आप जीएस में भी 100% स्कोर करना चाहते हैं तो एक बार थ्योरी पढ़िए, थ्योरी पढ़ने के बाद पेपर दीजिए। गारंटेड है कि आप यही कहेंगे कि जो पढ़ा था वही आया था। सिर्फ टेट और सुपर टेट में जितने भी एग्जाम होते हैं, जो हमारा बैच चलता है, ऑफलाइन चलता है, उसमें भी बच्चों का यही कहना होता है कि बताओ कि जीएस नहीं आती थी, जीएस भी आने लगी और आप पेपर भी में भी अच्छी जीएस करके आए हैं। तो जब थ्योरी पढ़ पाओगे तो ही ऐसा बोल पाओगे, है ना। हिंदी की आपने हमसे पूरी थ्योरी पढ़ी है, जीएस की आप बताइए, रियल बताइए, आपने थ्योरी पूरी पढ़ी नहीं पढ़ी। पॉलिटी, जिसको पॉलिटी, बायोलॉजी, है ना, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी बहुत ब्रॉड है और इसको एक एक दिन में कवर नहीं कराया जा सकता। आपने हिंदी हमसे पूरी पढ़ी है, संस्कृत पढ़ी, आप कर ले जाते हो। बाकी खैर कोई बात नहीं, यहाँ पर आए, इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। कहता है एको न चत्वारिंशत। अब देखिएगा यहाँ पर क्या कहता है, एको न चत्वारिंशत, एको न चत्वारिंशत। अब देखिए एको न का मतलब होता है एक नहीं, और चत्वारिंशत का मतलब होता है 40। अब बच्चा अगर हम 40 में एक नहीं कहेंगे तो 40 में जब एक नहीं होगा तो क्या होगा, 39 ही तो हो जाएगा। विकल्प आपका क्या जाएगा, डी। इसको हम क्या कहेंगे, एको न त्रिंशत। इसको हम क्या कहेंगे, 30 में एक कम है ना, तो त्रिंशत कितना, त्रिंशत एको न त्रिंशत। इसको क्या कहेंगे, षष्ठी। भाई 60 को षष्ठी कहते हैं, तो एको न षष्ठी। इसको हम क्या कहेंगे, एको न चत्वारिंशत। तो दोनों में यही पड़ा है, ये विकल्प लगा लो। अगला क्वेश्चन कहता है कुंजर शब्द का अर्थ क्या होगा, हाथी, हिरण, सुअर और सर्प। तो देखिएगा सुअर को क्या कहते हैं, शूकर कहते हैं, कल ही बताया था। इसको कहते हैं बराह, बाराह, ठीक है, सुअर को बाराह भी कहते हैं। अब यहाँ पर जब सर्प हमको दिखाई दिया, सर्प को क्या कहते हैं, प्याल कहते हैं, सर्प को सारंग कहते हैं, सर्प को भुजंगी कहते हैं, हिरण को साथियों मृगा कहते हैं, हिरण को हरिण कहते हैं,
उसको हरिण कहते हैं। अश्वत्थामा मारा गया, नरोवा कुंजरो, यानी हाथी को कुंजर कहते हैं, हाथी को सरसी कहते हैं, हाथी को हस्ती कहते हैं, है ना, कई हाथी के हैं, नाग कहते हैं। ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ये इस बार पूछा गया था, इसका जो अभी टेट का पेपर आया था इस ईयर, उसमें हाथी से क्वेश्चन बना था। अगला प्रश्न कहता है पठताम रूप किस लकार में एवं वचन में है। तो देखिएगा, याद करिएगा, ताम कभी हमने बताया, पट तो धातु है, पट को अगर हम अलग करेंगे तो क्या बचेगा, ताम, याद है ना। अगर कोई भी आपको आज्ञा दे, कोई भी अगर आपको आज्ञा देता है तो आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं तू ताम का अंतु करो। क्या कहते हैं आप, तू ताम का अंतु करो, तू ताम का अंतु करो वरना लौट जाएंगे। यानी लोट लकार का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, यानी लोट लकार का द्विवचन, द्विवचन है किस में है, तो प्रथम पुरुष द्विवचन, प्रथम पुरुष द्विवचन है। देखिएगा कहां पर पड़ा है प्रथम पुरुष द्विवचन, यहां पर पड़ा है। ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा, ए विकल्प आपका राइट हो जाना है। आप क्या कहोगे, कहते तू ताम का अंत करो वरना लौट जाएंगे। अगला क्वेश्चन कहता है मात्र शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन में रूप होगा। देखिएगा, माता के जो रूप चलते हैं, माता, मातारौ, मातरा, ये पिता पितरो पितरा चलता है, वैसे ही माता, मातारौ, मातरा, मातरा, ठीक है। फिर क्या कहोगे, मातरम, मातरौ, देखिएगा क्या कहेंगे, माता, मातारौ, मात्रा, मातरम, मातरौ, मात्रन, मात्रा, क्या हो जाएगा, मात्रा हो जाएगा। यानी एक वचन प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा माता, मात्रौ, मात्रा, मात्रम, मात्रौ, मात्रन, मात्रम, माता, मात्रौ, मात्रा, मात्रम, मात्रौ, मात्रन, मात्रा, मात्रभ्याम, मात्रभी, यानी जो मात्रा है वही विकल्प आपका राइट होगा, बी विकल्प हो जाएगा, बी विकल्प हो जाना है। आगे बढ़ते हैं, कहता है उपानध्वांग वसा, अरे वाह, देखिएगा क्या कहता है, ये पूरा हम यहाँ पर उतार के लिख लेते हैं, आपको समझा देते हैं। उपानध्यांगवस्था, इसमें सबसे पहले आपको ये याद रखना है द्वितीय विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। द्वितीय विभक्ति का ही सूत्र है। द्वितीय विभक्ति किसमें आती है, कर्म में आती है। द्वितीय विभक्ति किसमें आती है, कर्म में आती है। अब यहाँ पर देखिए कहता है सबसे पहले यहाँ पर लिख लो उप, ध्यान दीजिएगा क्योंकि थोड़ा तिरछा है। अब यहाँ पर देखिए ना है, ना के बाद वाह, यानी बा से पहले आधा वर्ण है तो वह हमारा ऊ में बदल जाएगा। किसमें, ऊ में बदल जाएगा। अब बा से पहले क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर आ था और आ, यहाँ पर पहले से क्या था, आ था, पा के साथ बड़ा आ है ना, तो यहाँ पर आ है। अब ना में जब ऊ लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, अनु, तो यानी दूसरा यहाँ पर क्या निकल के आया, अनु, ठीक है। अब देखिएगा धा है, धा से पहले क्या है, या है, या से पहले धा जो है, धा आधा वर्ण है, तो जो या है या किसमें बदल जाएगा, या ई में बदल जाएगा। किसमें बदलेगा, ई में बदलेगा, बदलेगा कि नहीं बदलेगा। और आ के साथ बड़ा आ का मात्रा है, यानी ई प्लस बड़ा आ हो जाएगा। तो धा में अगर छोटी ई की मात्रा लग गई तो क्या हो जाएगा, धी होगा कि नहीं होगा। तो दूसरा यहाँ पर क्या बना, आधि बन गया। तो हमने क्या कहा, उप अनु आधि, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आंग, आंग का मतलब क्या होता है, आंग का मतलब होता है आ। तो यहाँ पर क्या कहता है, कहता है उप अनु आधि आ,
अगर वस धातु से पहले आए हैं, अगर वस धातु से पहले उप आया है, अनु आया है, अधि आया है, आ आया है, तो इनके आसन में, ध्यान दीजिएगा, तो आसन में द्वितीय विभक्ति होती है। तो आसन में द्वितीय विभक्ति होती है, यानी कर्म कारक होता है। बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। जैसे जैसे कि अगर हम बात करें तो याद रखना, अनुवसति, अधिवसति, उपवसति, देखिएगा उपवसति, अनुवसति, अधिवसति, आवसति। जैसे अगर यहाँ पर होता राज्ञा सिंहासनम उपविशति, ध्यान दीजिएगा, उपवसति। तो यहाँ पर बस धातु, देखिए बस आया है, बस धातु से पहले उप आया है, तो जो इनका आसन होगा, इनका आसन क्या है, राज्ञा मतलब राजा, सिंहासन पर बैठता है। तो जो सिंहासन होगा, सिंहासन क्या होगा, आसन होगा, और आसन में सदैव द्वितीय विभक्ति होगी। किस सूत्र से होगी, उपानद्वांग वसा से होगी। किस सूत्र से होगी, उपानद्वांग वसा सूत्र से हो जाएगी। बी विकल्प मेरे साथियों राइट हो जाना है। बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है रामावेव का संधि विच्छेद होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कहता है, रामावेव, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको याद रखना है कि अगर ए का मेल किसी असमान स्वर से होगा तो ए आएगा। अगर ए का मेल किसी भी असमान स्वर से होगा तो आए आएगा। अगर ओ का मेल किसी असमान स्वर से होगा तो अब आएगा, और अगर औ का मेल किसी असमान स्वर से होगा तो आव आएगा। और ये किसकी है, अयादि संधि का होता है, ये अयादि संधि में होती है। अब देखिएगा यहाँ पर जब हम रामावेव में देखेंगे तो हम क्या करेंगे, रा प्लस आ, रा हो गया, माँ का कर लो, माँ प्लस आ हो गया, वेव का कर लो, बा प्लस ए हो गया। अब आप क्या करोगे, वा प्लस आ। अब देखिएगा यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, आव आया है, ये देखिएगा क्या है, आव। अगर आव आया है तो इसका मतलब औ किसी असमान स्वर से जुड़ा होगा। औ जब किसी असमान स्वर से जुड़ा होगा, औ किसी, औ कुछ ज्यादा ही हो गया, जब औ किसी असमान स्वर से जुड़ा होगा तो आव बन गया, तो रा प्लस आ रा हो गया, माँ में औ की मात्रा लग जाएगी, रामो प्लस एव हो जाएगा, अयादि संधि हो जाएगी। यहाँ पर आपका क्या जाएगा, ए विकल्प हो जाएगा। क्या होगा, ए विकल्प हो जाएगा। अगर पूछा जाए इसका सूत्र क्या होता है तो याद रखना, एचओ एव या वह, ये इसका सूत्र होता है, एचओ आए अव आए आव, ठीक है, ये विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है ज्ञा धातु में ल्युट प्रत्यय के योग करने पर बनता है। देखिएगा ज्ञा धातु, धातु क्या है, ज्ञा। अब प्रत्यय कौन सा लगा, ल्युट प्रत्यय लगा। जब हम ल्युट प्रत्यय लगाएंगे तो ल्युट प्रत्यय में ला का भी लोप हो जाता है, ला का भी लोप हो जाता है, शेष क्या बचता है, यू। यू बदल जाता है अनम में, यू का क्या हो जाता है, अनम हो जाता है। तो जब हम ज्ञा में अनम जोड़ेंगे तो क्या हो जाना है, ज्ञानम हो जाना है। क्या हो जाना है, ज्ञानम हो जाना है। शी विकल्प हो जाएगा। शब्द जो बनेगा वो नपुंसक लिंग का बनेगा। क्या बनेगा, नपुंसक लिंग का बनेगा, सी हो जाएगा, शी विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है प्रपठ्य पद में प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर भी देख लीजिएगा, कहता है प्रपठ्य, विकल्प क्या होगा, ल्यप अक्त्वा सानच सत्र, विकल्प क्या हो जाएगा, या, ए हो जाएगा। ल्यप में पीछे या होता है
आगे उपसर्ग होता है। अक्त्वा में वा शेष रहता है, सानच में मान शेष रहता है, सत्र में अत शेष रहता है। ये बात आपको याद रखनी है, इतनी बात आपको याद ही रखनी है। अब देखिएगा, प्रपठ्य की बात करें तो जो इसमें प्रा है वो उपसर्ग है, उपसर्ग है। जो पट है, पट इसमें धातु है, ठीक है। और जो या है, या का मतलब ल्यप इसमें धातु है जिसका या शेष रहेगा। या जो है, या का मतलब क्या है, ल्यप है। ल्यप क्या है, प्रत्यय है। ल्यप क्या है, प्रत्यय है। तो विकल्प क्या जाएगा, विकल्प आपका ए चला जाएगा, ल्यप प्रत्यय हो जाएगा, ल्यप प्रत्यय हो जाना है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है संवार प्रयत्ने कति वर्णा भवति। अब देखिएगा, ये प्रश्न वाकई में बहुत अच्छा है। संवार प्रयत्न हो, आप सभी लोग इसका आंसर दे लोगे फटाफट। देखिएगा, एक संवार प्रयत्न पूछा जाता है तो हमने आपको दो सूत्र सिखाए हैं। सबसे पहला सूत्र क्या है, पहला सूत्र है हस ना ता स। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है अगर आपसे कभी संवार पूछा जाए, सघोष पूछा जाए या नाद पूछा जाए तो आपको क्या याद रखना है, हस प्रत्याहार। क्या याद रखना है, हस प्रत्याहार याद रखना है। और हस प्रत्याहार का मतलब क्या होता है, हस प्रत्याहार का मतलब होता है हा, या, वा, रट। देखिएगा, देखते हैं, है वरट चौथा पांचवा सूत्र, लड़ छठवां सूत्र, क्या मांगड़ नाम, फिर है झा भांग, झा भंग, फिर है घा अड़ धा स, फिर है जा प गा अड़ द स। यानी इस हा से लेकर और इस सा तक, इसको कहते हैं हस प्रत्याहार, हस प्रत्याहार। तो यहाँ पर देखिएगा, है वरट हो गया, लड़ हो गया, ठीक। अब यहाँ पर पंचम वर्ण हो गए, यहाँ पर चतुर्थ वर्ण हो गए, और ये आपके तृतीय वर्ण हो गए। 5 पंचम वर्ण होंगे, 5 चतुर्थ वर्ण होंगे, 5 तीसरे वर्ण होंगे, तो 15 तो ये हो गए और 5 ऊपर वाले हो जाएंगे। तो बच्चा मेरे कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। विकल्प आपका क्या जाएगा, बी विकल्प हो जाएगा, बी विकल्प हो जाना है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कहते हैं अल्प प्राणा प्रयत्ने कति वर्णः। ये प्रश्न उससे भी ज्यादा अच्छा है। कहता है अल्प प्राण, देखिएगा, अल्प कहते हैं कम, और प्राण मतलब होता है वायु। जिन वर्णों को बोलने में मुख से कम वायु निकले, जिन वर्णों को बोलने में मुख से कम वायु निकलती है उनको अल्प प्राण कहते हैं। यानी कम वायु निकलेगी तो कम समय लगेगा, कम समय लगेगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण, पांचवा वर्ण। यानी अगर हम का वर्ग की बात करें तो का पहला वर्ण हो गया, का तीसरा वर्ण हो गया, है ना, का गा घा। अब इंगिया, इंगिया जो है वो पांचवा वर्ण हो गया। तो एक वर्ग में वर्णों की संख्या कितनी होती है, 3। वर्ग होते कितने हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। वर्ग कितने होते हैं, 5 होते हैं ना, जिनको कू चू टू तू पू करके दिखाते हैं। तो कितने हो जाएंगे, 15। तो ये हो गए, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं या, रा, ला और वा। इनको बोलने में भी समय नहीं लगता है। तो 15 4 टोटल कितने हो जाते हैं, 19 हो जाते हैं। सी विकल्प आपका राइट चला जाएगा। सी विकल्प मेरे साथियों राइट हो जाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला। तो साथियों, आज के प्रश्नों की श्रृंखला यहीं तक थी। और हाँ, अगर आप में से किसी को भी सुपर टेट का बैच लेना है, केवीएस निपट चुका है, अगर आपको तैयारी करनी है, क्योंकि कई साथी तो कह रहे वैकेंसी आएगी नहीं, आएगी नहीं, आएगी नहीं,
तो अगर आप भी इसी धोखे में हैं तो फिर ठीक है, बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। और अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल तैयारी ही करना चाहते हैं, तो जुड़ जाएं हमारे इस ऐप्स पर, यानी इस पे थ्योरी चल रही है। वनडे एग्जाम स्टडी डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से और आप थ्योरी क्लासेस अवश्य ही देखें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर से इसी समय इसी चैनल पर एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। और हाँ, ठीक 2 बजे वनडे एग्जाम स्टडी पर क्लास होती है जीए जीके की, उसको भी अवश्य देखिएगा। और 9:30 बजे वाली क्लास तो आपको पता ही होगी, जिसमें कि रिवीजन होता है, उससे भी अवश्य। थैंक यू।